Welcome to the Dental Exams Podcast. You are listening to my MH30 FM, your own radio station. You can contact us on WhatsApp. Hello, and welcome back to www.dentalexams.in podcast, your go-to audio podcast for exam preparation tips, dental knowledge, and resources for aspiring dental surgeons. I'm Miss Michelle McCool, a smart personal artificial intelligence assistant to Dr. Mohan, and today I want to share an exciting resource that's going to save you hours of time and effort while preparing for your upcoming dental exams. If you're preparing for the next dental surgeon or public service commission exams across India, you've probably been through the frustration of endless searching for relevant material, previous year's question papers, and concise study resources. Well, I have great news for you. DentalExams.in, a trusted name in dental education, has compiled ebooks on Amazon that bring all this together in one place. Forget about going through endless links or unreliable sources. These ebooks are compiled to give you exactly what you need, whether you're preparing for state exams or national level public service commission tests. So, if you're serious about hacking your dental exams, head over to Amazon, search for Dr. Mohan's ebooks, and either read a sample or grab your copy today. Trust me, these resources will streamline your exam prep and help you focus on what's important, saving you valuable time and energy. So, hello everybody. Welcome to the just like simple सा chat कर लेते हैं. What we have actually done today. So हमें पता है कि like just because वो dates का कुछ confusion था, that's why we were actually started Telegram live class ताकि हम थोड़ा सा topics पढ़ सके. बट उसके पहले जैसे हम डेली डायमंड्स एमसीक्यूज आवरली बेसिस पे पोस्ट करते रहते थे, उससे पहले हम बहुत अच्छे से डेली डायमंड्स एमसीक्यू जैसे हमने आज पोस्ट की थी, कंसिस्टिंग ऑफ 10 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द नॉट मेजर टॉपिक्स बट सिंपल टॉपिक्स हम उसमें कवर करते थे. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उसमें हमें रैंकिंग्स मिल जाती थी अलॉन्ग विथ पार्टिसिपेंट्स हु आर एक्टिवली लेट्स से एंगेज इन दिस एक्टिविटीज. तो कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी आज के फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंकर्स हैं. शायद किसी कम्युनिटी मेंबर ने पूछा था कि हाउ मेनी मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स वेर देयर एक्चुअली इन द टेस्ट. तो आज ऑब्वियसली लाइक इट्स जस्ट लाइक अ स्टार्ट. तो इनिशियली तो मेंबर्स कम ही होने वाले हैं, but we are happy that even the smallest number of candidates or aspirants or group members are actively involved. मे बी शायद कुछ मैं लाइव नहीं था, अनम्यूट था शायद. बट एनीवे लाइक द थिंग वाज दैट लाइक फिर से रिपीट कर देता हूँ कि शायद हम डेली एमसीक्यू टेस्ट ही कवर करने वाले हैं फ्रॉम ऑनवर्ड्स. टेलीग्राम लाइव क्लास शायद हम पॉज करेंगे थोड़ी देर के लिए, बिकॉज इट्स लाइक यूजफुल. बट लाइक ये वाला जो फॉर्मेट है डेली एमसीक्यू टेस्ट का, तो वो काफी काफी अच्छा लगता है. और बुशरा का शायद क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ऑफ पार्टिसिपेंट्स. सो आई हैव एक्चुअली आंसर्ड द क्वेश्चन, बट शायद वो अनम्यूट था, म्यूट था शायद वो. तो उसे अनम्यूट करने के बाद में फिर से उसको आंसर कर देता हूँ कि इनिशियली पार्टिसिपेंट्स कम ही रहते हैं because the dates are not finalized, but the important thing is that like members are engaging, उनको वो अच्छा लग रहा है. they are having a complete analysis की उनको पता लग रहा है कि even if like the number of participants is small, but last कुछ years में हमने देखा है 2 से 3 सालों में कि जितने भी टॉप रैंकर्स थे या जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स कंटिन्यूअसली रेगुलरली एंगेज करते थे इस एक्टिविटी में हमारे, सो दे हैव डन वेरी वेल. दे हैव गॉट पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स भी उन्हें मिली है,
या कुछ पीएससी डेंटल्स में भी उनका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आया है। लाइक इवन इफ लाइक दे वर नॉट रैंकर्स, बट रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी वो जो होती थी कि डेली बेसिस पे 10 एमसीक्यू सॉल्व करना, करेक्ट इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस चेक करना खुद के, उसके बाद में बूस्ट करना पढ़ाई को। सो दैट वाज द थिंग। सो दिव्या, बुशरा एंड योगेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। एक बार व्हाट्सएप का भी मैं चेक कर लेता हूँ। सो ऑलमोस्ट 4 votes हैव बीन देयर। सो सभी डेली एमसीक्यू टेस्ट के लिए ही बुशरा ने भी वहाँ पे वही पोस्ट किया है, रेजिला ने भी वहाँ पे पोस्ट किया, डॉक्टर शर्मा हैज आल्सो वोटेड। सो बैच फर्स्ट की जो हमारे मेंबर्स है, दे आर टोटली टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स डेली एमसीक्यू टेस्ट। ओके, व्हाट्सएप वन लाइनर्स शायद हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर नहीं करेंगे प्रोबेबली, एंड डेली डायमंड्स एमसीक्यू भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं करेंगे। सिंपली वी विल गोइंग टू पब्लिश डेली एमसीक्यू टेस्ट ऑन द बैच फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट नेट एमडीएस 2025। और दूसरा वाला जो ग्रुप है हमारा, उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, बिकॉज द सेम वोट सेम पोल हैज बीन पोस्टेड देयर आल्सो। तो वहाँ पे भी almost 100% people are voting towards like daily MCQs test. Okay, so that will be helpful for everybody also and for me also. आज मॉर्निंग में जो भी कुछ हमने किया था, एक्चुअली उसका फर्स्ट हाफ 30 मिनट्स का शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, सो ओनली पार्ट 2 वाज पब्लिश्ड। एक सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो, हमारे चैनल जो है फर्स्ट ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे 3 डॉट्स है, आप वहाँ पे सर्च के ऑप्शन में जा सकते हो एंड यू कैन टाइप डेली एमसीक्यू टेस्ट। अगर ये आपने सर्च किया तो यू विल बी गेटिंग 65 टोटल डेली एमसीक्यू टेस्ट के मैसेजेस। ओके, उसके बाजू में ही ऑप्शन है शो एज अ लिस्ट, वहां पे क्लिक करने के बाद में आपको ऑलमोस्ट लाइक 63 डिफरेंट डेली एमसीक्यू टेस्ट जो सेम फॉर्मेट में जैसे हमने आज पोस्ट की थी वहां से मिल जाएगी आपको। सो इट एक्चुअली स्टार्टेड अराउंड लाइक 15th अप्रैल, शायद 22 को हमने फर्स्ट डेली एमसीक्यू टेस्ट पोस्ट की थी, एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट 63 डेली एमसीक्यूज हैव बीन पोस्टेड। तो उसके बाद में ही थोड़ा थोड़ा हमारा ग्रुप जो था वो काफी अच्छा हो गया था। सो यू कैन ऑल्सो सर्च दैट, सर्च बार में आप फिर से उसको डेली डायमंड्स एमसीक्यू नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इफ यू हैव एक्चुअली लाइक इट, आपको लगा कि ये भी अच्छी खासी एक्टिविटी है कि आवरली बेसिस पे हमें डेली डायमंड्स के एमसीक्यूज या कुछ सॉर्ट ऑफ अच्छे लगते हैं फॉर्मेट में, तो आप उसको सर्च कर सकते हो। सो डेली डायमंड्स के ऑलमोस्ट लाइक 45 ही पोस्ट है, और वो भी शायद हमने 20 अगस्त से शायद स्टार्ट किया था 2022 को, बट वो भी एक अच्छी खासी एक्टिविटी थी। एंड स्लाइड शेयर्स भी आप अगर उस पे शेयर ये करोगे कि वो भी हमारा एक अच्छा खासा एक्टिविटी था, स्लाइड पे चर्चा करके उसको सर्च कर सकते हो। तो आपको लगभग 47 डिफरेंट स्लाइड्स मिल जाएंगी बेस्ड ऑन लाइक मेजर टॉपिक्स। अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट भी पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता, या लाइव क्लासेस भी आपको थोड़े से अनोइंग लगते हैं, या कभी कभी टाइम पॉसिबल नहीं होता इतने ज़्यादा सुनना, सो सिंपली पीपीटीज जो है वो भी शेयर की गई है। सो यू कैन ऑल्सो शेयर दैट, सर्च दैट, सॉरी, कि स्लाइड पे चर्चा सर्च कर सकते हो, डेली एमसीक्यू टेस्ट सर्च कर सकते हो, डेली डायमंड सर्च कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द एक्टिविटीज वी एक्चुअली हैव done.
Just like give me a moment, I will be back again. Uh, so just like it's a habit, थोड़ा सा लाइव में कुछ बोलना ही चाहता हूँ. So uh, talking about, let's say कि taking a live class for the pharmacology boosters. So we are going to start about autonomic nervous system. Okay. So इसमें हम देखने वाले हैं कि एक ओवरव्यू जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, एएनएस का. अ, उसके बाद में हम देखने वाले हैं कोलिनर्जिक सिस्टम, इट्स रिसेप्टर, ड्रग्स एंड क्लिनिकल रिलेवेंस. सो ठीक है. So first, let's understand the big picture of autonomic nervous system, that is ANS. So ANS controls involuntary bodily functions like heart rate, dilation, and salivation. And it has two main divisions. First is sympathetic nervous system, that is SNS, and second is parasympathetic nervous system, that is PNS. So, sympathetic nervous system is also known as fight or flight system, while parasympathetic nervous system, that is PNS, is also known as rest and digest system. Okay. So, these divisions work in opposition to maintain the homeostasis. For example, let's say during stress, the sympathetic nervous system increases heart rate and dilates pupil. Okay. And once the stress is gone, the PNS takes over. So slowing up your heart and resuming dilation. Okay. And in dentistry, like ANS की जो भी understanding होती है, it helps us to use drugs effectively. Like when there is a salivary secretion का management हुआ, या डेंटल एंग्जाइटी होती है, तो उसके रिगार्डिंग ये काफी काफी इम्पोर्टेंट है. अब कोलिनर्जिक सिस्टम जो है उसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं. सो इट्स अ सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम, it is primarily associated with the parasympathetic nervous system, and the key neurotransmitter here is acetylcholine, and it acts on two types of receptors. First is muscarinic receptors found in the smooth muscles, cardiac muscles, and glands, while nicotinic receptors they are found in autonomic ganglions and skeletal muscles. So, cholinergic drugs either mimic or inhibit the action of acetylcholine. Let's explore the types. तो कोलिनोमाइमेटिक्स जो ड्रग्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स. So this enhances the actions of acetylcholine. So either directly करते हैं वो या indirectly कर देते हैं. So जो directly receptors पे act होते हैं, like they are pilocarpine and bithancol, और कुछ indirectly acting भी होते हैं which inhibit acetylcholine esterase, increasing the acetylcholine levels, जैसे नियोस्टिग्मिन होता है या इड्रोफोनियम होता है. और दूसरे होते हैं लाइक एंटी कोलिनर्जिक्स, जिसे हम पैरासिम्पेथोलाइटिक्स भी कहते हैं, लाइक
These block acetylcholine at muscarinic receptors. So एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपेरोलेट हो गए ये इसके एग्जांपल्स किसके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के। उसमें पिलोकार्पिन जो होता है विच इज जनरली यूज्ड टू स्टिमुलेट सलावा इन पेशेंट्स विथ जीरोस्टोमिया जो ड्राई माउथ की कंडीशंस होती है इन विच पेशेंट इज एक्चुअली हैविंग सम डिस्कम्फर्ट तो उनमें सलाइवा स्टिमुलेट करने के लिए पिलोकार्पिन यूज किया जाता है। जैसे केसेस होते हैं लाइक पेशेंट्स और सब्जेक्ट्स विच आर अंडरगोइंग रेडियोथेरेपी while atropine it reduces salivary secretions during elective oral surgeries okay बट ये तो उसके कुछ बेनिफिट्स हो गए लाइक देयर आर आल्सो सम एडवर्स इफेक्ट्स सो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे हम कह सकते हैं कि कोलिनोमाइमेटिक्स ड्रग्स होते हैं कभी कभी they can induce excessive salivation, excessive sweating, और sometimes diarrhea also. या जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो कभी कभी जीरोस्टोमिया इंड्यूस कर सकते हैं विजन ब्लर करा सकते हैं और कभी कभी यूरिनरी रिटेंशन भी कर सकते हैं ओके ये भी कुछ ज़्यादा डिटेल टॉपिक नहीं है वी आर जस्ट लाइक हैविंग कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स एमसीक्यू में पढ़ने हैं और टेक्स्ट में भी पढ़ने हैं। तो हम पढ़ते हैं अभी लेट्स से नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट आर द सेडेटिव्स हिप्नोटिक्स एंड एंग्जाइटिक्स एंड हाउ दीज ड्रग्स वर्क इन द बॉडी और उसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस बेसिकली डेंटिस्ट्री में कौन से हैं ठीक है। So before diving into these mechanisms let's first define these terms. So what are sedatives, what are hypnotics, and what are anxiolytic agents? So, sedatives, these drugs help reduce excitement or anxiety, but they don't necessarily induce sleep, but they promote a calming effect. But जो hypnotics होते हैं, these are sedatives that induces sleep. So they are commonly prescribed to treat insomnia. और एंग्जियोलाइटिक्स जो होते हैं दे आर स्पेसिफिकली ऐसे एजेंट्स होते हैं विच टारगेट एंग्जाइटी जो होती है तो उसको रिलीफ करने के लिए लाइक जैसे टेंशन या फियर होता है तो एंग्जियोलाइटिक जो होते हैं वो स्पेसिफिक एंग्जाइटी रिड्यूस करने के लिए ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं like while these drugs overlap in some of their effects their primary difference lies in their intended outcomes. So sedatives, hypnotics and anxiolytics, they have some like primary difference होता है उनमें कुछ. So sedatives जो होते हैं they calm the mind, while hypnotics induce sleep and anxiolytics target anxiety symptoms. Okay. तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी होती होगी अलग अलग ड्रग्स की. So let's break down how these drugs work in the body. So most of them act on the GABA and gamma aminobutyric acid उसकी जो सिस्टम होती है which is the main inhibitory neurotransmitter in the CNS. So when GABA is activated, it suppresses neural activity leading to the calming effect. Okay. So benzodiazepines उसका first है like these are the most common class of anxiolytics sedatives and hypnotics. So drugs like diazepam or lorazepam enhances GABA activity by binding to a specific site on the GABA receptor. So making it more effective at inhibiting neural firing. Okay. So उसकी वजह से calming effect या थोड़ा सा muscle relaxation हो जाता है and sort of sedation भी हो जाता है.
नेक्स्ट इज अ नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स, लाइक उसमें मेडिकेशंस होते हैं, जोपिडेम या ज़ैलेप्लॉन. they these are like used specifically for sleep, and they work similarly to benzodiazepines, but they tend to have a fewer side effects and shorter duration of action, making them ideal use for like short term use के लिए हम उसे यूज कर लेते हैं. Then we have barbiturates, although less common, like उनका यूज है, but अरे उसका कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंस और ओवरडोज का इश्यू हो जाता है. बट phenobarbital is still occasionally used for its sedative and anti-convulsant properties. So it works by prolonging the duration that GABA receptors are open. Okay. अब उसका क्लिनिकल रिलेवेंस क्या क्या है, लाइक डायजेपाम्स एंड लोराजेपाम्स जो होते हैं, दे आर ऑफन प्रिस्क्राइब्ड टू calm patients before dental procedures, especially those with the dental anxiety or phobia. So these drugs, anxiolytics, diazepam, lorazepam, they work quickly and they can provide relief, allowing patients to undergo treatment without any heightened fear. Okay. अब मिडाजोलम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है, which is often used in combination with the other medications to induce moderate sedations, especially in the pediatric dentistry. Then we have like hypnotics की sedative जो hypnotics है, they are less commonly used in routine dental care, but they may be prescribed for patients struggling with the sleep disorders. So I'm again checking all the words, and everybody is voting towards like. So it has been like a very busy day today. कुछ एक अलग केस भी आई थी एक्चुअली. like evening में the patient actually called. She was having a complaint of uh, just mobility of tooth. थोड़ा सा लाइक जैसे हमने टाइटल इसका लाइव का दिया है कि सिंपल सा चैट है. So we will be actually discussing that particular case which I found like it's very good to share that thing. तो वो क्लिनिक पे जब आई थी, उन्होंने कहा कि सिंपली शी इज हैविंग a complaint or she's actually experiencing a mobility of tooth ड्यूरिंग बाइटिंग और मैस्टिकेशन. उन्हें लग रहा था कि वो दांत जो है वो सॉर्ट ऑफ वहाँ पे है ही नहीं. तो आफ्टर चेकिंग क्लिनिकली ऐसा लगा कि द होल टूथ along with that crown is actually is movable. उसको मोबिलिटी अच्छी खासी ग्रेड टू मोबिलिटी थी उसको. तो ऑब्वियसली पेन एंड परकशन चेक किया तो लाइक इट्स नेगेटिव, बट स्टिल लाइक उससे लाइक हिस्ट्री थी रूट कैनल की बिफोर दैट कैप रिस्टोरेशन क्राउन रिस्टोरेशन. तो अपर राइट लैटरल इंसाइजर था उसका. ठीक है.
तो इनिशियली तो ऐसा ही लगा कि सिंपली डूइंग रीआरसीटी वुड बी अ गुड थिंग, बिकॉज कभी कभी पेशेंट्स मेडिकेशन ले लेते हैं एंड वो बताते नहीं, शेयर नहीं करते। इन दैट केस लाइक पीओपी नेगेटिव मोस्टली आ जाता है। बट डिटेल केस हिस्ट्री लेने के बाद में पेशेंट ने जैसे बताया कि एज सच फीवर नहीं था, पेन नहीं था, स्वेलिंग नहीं थी, बट his like root canal was also done before, let's say कि 6 to 7 years, और फर्स्ट टाइम उनको वो कंप्लेंट एज सच प्रेजेंट हुई। तो थोड़ा सा उससे लाइक एक एक्सरे भी अच्छा खासा ऑप्शन था वहाँ पे कि इमीडिएटली इफ आईओपी वाज टेकन, तो वहाँ पे सिंपली पेरियापिकल इन्फेक्शन दिख सकता था प्रोबेबली, या जो उसका एग्जैक्ट स्टेटस था वो भी समझ में आ जाता था। बट माई अप्रोच टुवर्ड्स ईच एंड एवरी केस इज ऑलवेज लाइक प्री ऑपरेटिव भी जो रहता है डायग्नोस्टिक, तो क्लिनिकली ही मुझे अच्छा लगता है उसको लेट्स से चेक करना। सो आई वाज जस्ट लाइक थिंकिंग कि प्रोबेबली उसकी जो कैप है उसे थोड़ा सा लेट्स से क्या किया जाए, और क्लोजली एग्जामिन किया जाए। तो सिंपली मैंने थोड़ा सा उसे क्या करना चाहा कि उसे लूज करना चाहा, जो क्राउन की मार्जिन होती है वहां से, एंड सरप्राइजिंगली जस्ट लाइक फेल ऑफ। जैसे मैंने उसको थोड़ा सा पुश किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो सिंपली क्राउन तो बाहर आया ही, बट लाइक इट वाज हैविंग कंपोजिट अटैच टू इट अलोंग विथ अ पोस्ट एंड कोर, फाइबर वाली पोस्ट उससे मुझे उसमें मुझे दिखी। सो वी वर हैप्पी कि इनिशियली हमें लगा था कि कुछ मेडिकेशंस लेके एक तो क्राउन रिमूव करना पड़ेगा, रियासी करनी पड़ेगी एंड दैट स्टफ, सो विच विल बी एक्चुअली टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा कम टाइम लेट्स से हो जाना था मेरे लिए, बट दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग कि प्रॉपरली उसे डायग्नोज या प्रॉपरली एग्जामिन किया जाना चाहिए। तो आफ्टर लाइक रिमूविंग दैट पर्टिकुलर क्राउन अलोंग विद दैट पोस्ट, तो उसको कंपोजिट और पोस्ट दोनों ही अटैच थी क्राउन को। एंड जब रूट पीस देखा गया, सिंपल रूट पीस था, सब जिंजा लेवल पे ही था, रूट जब उसकी रूट कैनल की गई थी। तो इनिशियली ऐसा लगा कि रूट पीस बिल्कुल भी मूवेबल या मोबिलिटी नहीं थी उसको। पीओपी तो ऑलरेडी मैंने जैसे कहा कि उसको नेगेटिव ही था। सो आफ्टर दैट लाइक मुझे लगा कि हाउ मच लाइक हमें दांत या टूथ या कोई भी अगर कंप्लेंट हुई तो उसे क्लिनिकली एग्जामिन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि सिंपल हम जैसे एक ओपीडी या एक इनिशियल डायग्नोस्टिक एक्सरे निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी में, कि वी एक्चुअली डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर केस की व्हाट आर द डिफरेंट लेट्स से उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, या इवन लाइक वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट कि हमें पता ही भी नहीं है कि एक्चुअल क्या हुआ है, बट स्टिल वी आर जस्ट लाइक फाइंडिंग समथिंग, सर्चिंग और एग्जामिनिंग समथिंग। एंड फॉर्चुनेटली द पोस्ट वाज लाइक स्टिल इंटैक्ट, जितनी भी बाहर आई थी क्राउन के साथ में, इट वाज नॉट फ्रैक्चर्ड। सो सडनली हमें ट्रीटमेंट प्लान चेंज करना पड़ा, लाइक बट दैट वाज आल्सो गुड कि सिंपली थोड़ी सी पोस्ट जो थी uh, उसको ही रीसीमेंट किया जाए, लाइक दैट वाज वेरी अनयूजुअल केस। बहुत बार तो ऐसा होता है कि सिंपल क्राउन्स ही निकल जाते हैं या ब्रिजेस निकल जाते हैं, या उन्हें पोस्ट एंड कोर अगर भी रहा तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्चर ही होता है रूट, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस जो होता है पोस्ट एक्सर्ट करती है रूट पे। तो यू हैव टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द लाइक होल टूथ, दो पार्ट्स में हमें उसे निकालना पड़ता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने कहा कि सिंपल सा था प्रोसीजर कि उसे पुश किया, पुल किया, थोड़ा सा मूव किया तो वो सिंपल पोस्ट के साथ में ही बाहर आया। बट अनदर थिंग इज दैट लाइक इट वाज आल्सो लेट्स से कि डिस्कस किया गया कि इफ द सेम प्रॉब्लम हैपेंस नेक्स्ट टाइम, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू जस्ट लाइक बाकी का जो भी
कंपोजिट एंड पोस्ट उसके साथ अटैच था कि आपके साथ में, दैट शुड बी रिमूव्ड, एंड अ लार्जर पोस्ट, जो भी डायमीटर उसकी थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो दैट कैन बी वेरी यूजफुल, ताकि फिर से उस लेट्स से वैसी मोबिलिटी उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन को आने नहीं चाहिए। सो दैट वाज द थिंग। एक रिसेंटली जैसे केस आई थी, बस मुझे वो शेयर करना चाहिए था। होपफुली लाइक वी आर आल्सो गोइंग टू कंडक्ट डिफरेंट एनहांसमेंट कोर्सेज, जैसे मैंने हमने पहले भी कहा है, या हमारे पॉडकास्ट में भी हम उसका थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि वी डू हैव लॉट ऑफ एक्सट्रैक्टेड टीथ, तो वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट एनहांसमेंट कोर्सेज, जिसमें हम प्रोस्थो के क्राउन कटिंग along with the post core and class 1, class 2, class 3 cavity, or maybe sometimes like root canal access, basics to the root canal access we are also going to plan. शायद नेक्स्ट ईयर हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ फॉर्मेट में रहेगा वो। सो ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट बाकी है, सो 12 बजने को, सो शायद मुझे लगता है कि दिस विल बी द एंड ऑफ लाइक, शायद कोई लाइव में डिस्कशन। बुशरा इज एक्चुअली लिसनिंग राइट नाउ, सो वेलकम बुशरा। So we will be actually just like ending this live session from tomorrow. Hopefully, like हम टेलीग्राम लाइव क्लास नहीं करेंगे, एंड वी विल बी पोस्टिंग द डेली डायमंड्स, नॉट डेली डायमंड्स, डेली एमसीक्यू टेस्ट जो है सेकंड वाली हम कल पोस्ट करेंगे। सो सी यू सून, गुड बाय। As the title is actually showing, so it will contain some of the pharmacological boosters which we have started since couple of days, and just because like everybody is interested in daily MCQ test, yesterday जो हमने पब्लिश की थी, तो सेम पैटर्न में आज भी एक डेली एमसीक्यू टेस्ट पब्लिश की गई है, दैट विल बी लाइव फ्रॉम 7 अर्ली इन द मॉर्निंग, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक रहेगी वो लाइव। यू कैन जस्ट लाइक एंटर योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एंड यू कैन जस्ट लाइक गो फॉर दैट। तो अच्छा खासा रिस्पांस था कल, सभी वोट्स तो डेली एमसीक्यू टेस्ट के लिए ही थे, एंड आई पर्सनली फील लाइक इट्स वेरी गुड। तो यू कैन जस्ट लाइक ट्राई इट आउट। सभी लिंक्स टेलीग्राम पे अभी शेयर की गई है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे शायद आफ्टरनून तक वो आ जाएगी। let me just like give a moment, I will share it on the WhatsApp group also. सो वेलकम बैक। हमने वो लिंक्स अभी ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी जो है हमारे नेक्स्ट डेंटल एग्जाम्स फॉर केपीएससी एंड नीट एमडीएस 2025 की जो फर्स्ट बैच है, मॉर्निंग बैच, हमने वहाँ पे पोस्ट कर दी है। एंड टॉकिंग अबाउट, लेट्स से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं
Boosters. Okay. I think like this is also very let's say good activity, though like not everybody is like interested, but still we are going to cover, let's say हम इसमें जो है फार्मेकोलॉजी ही कवर करने वाले हैं, रिमेनिंग टॉपिक जितने भी थे हमारे, because it's very good to keep continue in something which you have started, just because like something is looking good in very short term, कि आपको लगता है कि 10 MCQ अगर सॉल्व कर दिए, रिजल्ट्स आ गए, मार्कशीट आ गई, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, यस ऑब्वियसली इट इज, बट बिसाइड्स दैट लाइक सिर्फ एमसीक्यू ही पढ़ना इज नॉट द ओनली थिंग, आपको बाकी चीज़ें भी करनी ही पड़ती है। तो yesterday actually we yesterday night अराउंड लाइक कुछ 12 बजे के पास पास हमने एएनएस का फार्मेकोलॉजी बूस्टर्स भी एज अ सिंपल चिट चैट के लिए ही यूज़ किया था। उसके पहले हम वी हैव कवर्ड व्हाट इज़ फार्मेकोलॉजी, व्हाट इज़ फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद में हमने कवर किया था उसमें ड्रग डोज रिलेशनशिप, वी हैव कवर्ड दैट। उसमें उसके बाद में हम ड्रग इंटरैक्शंस भी हमने काफ़ी काफ़ी उसमें टॉपिक कवर किए थे। एंड राइट नाउ वी विल बी एक्चुअली कवरिंग ADR, दैट इज एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन। सो दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक ऑल्सो। बेसिक्स तो हमने कवर कर ही लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का हमारा लेट्स से 5वां एपिसोड का स्क्रिप्ट है। एंड welcome back, everybody. If you are listening right now on this channel or maybe the other channels we have, first, second, third, final BDS for the academic studies. Maybe we also are having two other channels, dental colleges in Maharashtra and dental colleges in India for the नीट काउंसलिंग, नीट एमडीएस की जो भी काउंसलिंग्स है उसके लिए भी हमने चैनल क्रिएट किया है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। देर आर ऑलमोस्ट लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, वहाँ पे डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट दी गई है, महाराष्ट्र की तो स्पेशली दी गई है, डिफरेंट कॉलेजेस, उनकी वेबसाइट्स, फी स्ट्रक्चर, ताकि उस ग्रुप को आप सिंपली एग्जाम के बाद में रिजल्ट्स जब आ जाएंगे उसके बाद में आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो एक ही जगह पे। सो दैट वाज द थिंग। So talking about, let's say, tackling a topic that every healthcare professional must know inside and out, that is adverse drug reactions, that is ADR. So in this topic we will try to cover what ADRs are, why they matter, what are the different types of ADR, and what is the classification of ADR basically, and how to prevent and manage ADRs in dental practice. Okay, so adverse drug reactions are a crucial aspect of a patient safety and can sometimes even be life threatening. So let's get started. So adverse drug reactions is defined as, or are defined as, harmful or unintended response to a drug that occurs at normal doses used for the treatment, prevention, or diagnosis. So, adverse drug reactions differ from the side effects because they are unintended and often harmful, whereas side effects may be expected and sometimes can be beneficial also. So, here is an example. The severe allergic reaction, that is anaphylaxis to penicillin, और उसका साइड इफेक्ट जो होता है कभी कभी ड्रग्स का, तो ड्राउजीनेस समटाइम्स कॉज्ड बाय द एंटीहिस्टामाइंस। सो दोनों चीज ध्यान में रखनी है। लाइक एज अ डेंटिस्ट, लाइक अंडरस्टैंडिंग दिस एडीआर इज वाइटल because common medications we prescribe, sorry for the background noise, uh, because like common medications usually we prescribe are like antibiotics, analgesics, and local anesthetics. They can sometimes trigger these adverse drug reactions also. So moving to a types and classification of
adverse drug reactions. So first is like they are broadly classified into A, B, C, D, E. इन कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई किया गया है. टाइप ए इज ए ऑगमेंटेड. ओके. सेकंड इज बी bizarre. C is chronic. Fourth is delayed. Fifth one is E, end of use. Okay. So type A क्या है augmented? So these adverse drug reactions are predictable and these are dose dependent. Okay. For example, gastric irritation with non-steroidal anti-inflammatory drugs. And these are the most common types of adverse drug reactions. Which one? Augmented. Then type B, yani bizarre. These are unpredictable and these are not dose dependent. Okay. For example, anaphylaxis caused by the penicillin. Then we have type C and chronic. These occur due to the long-term drug use. Okay. For example, like osteonecrosis of the jaw from the bisphosphonates. So ये भी अच्छा खासा टॉपिक है फार्माकोलॉजी में. इस पे भी एमसीक्यू पूछे गए हैं रिगार्डिंग ऑस्टियोनेक्रोसिस जो होता है मैंडिबल में मैक्सिला में ड्यू टू बिसफॉस्फोनेट्स. ओके. Then we have type D, that is delayed, which appear after a prolonged time, even after stopping the drug. For example, like cancer caused by the immunosuppressants. And finally, type E, that is end of use. They occur when a drug is stopped abruptly, like withdrawal symptoms जो होते हैं after stopping benzodiazepines. Sorry. So these are the 5 types of adverse drug reactions. A for augmented, B for bizarre, C for chronic, D for delayed, and E for end of use. Okay. And remember, type A and type B are the most relevant for our dental practice. Okay. अब एंटीबायोटिक्स हमने से देखा कि एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं ड्यू टू अमोक्सिसिलिन एंड पेनिसिलिन कैन कॉज रैशेस, they can cause itching, they can cause even anaphylaxis. An antibiotic also causes gastrointestinal disturbances like diarrhea from the broad spectrum antibiotics such as clindamycin. ठीक है, क्लिंडामाइसिन का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है जीआईटी पे होता है, डायरिया हो सकता है. एंड क्लिंडामाइसिन पे एक और अच्छा एमसीक्यू है कि व्हाई व्हेन क्लिंडामाइसिन इज एक्चुअली एडवाइज्ड, कि जहाँ पे अगर कुछ नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हम पेनिसिलिन नहीं दे सकते तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर दैट. तो उसके रिगार्डिंग भी क्लिंडामाइसिन अच्छा खासा एमसीक्यू है. Then we have non-steroidal anti-inflammatory drugs, which can cause gastric irritation also, even sometimes bleeding, or they can exacerbate asthma in sensitive patients. So non-steroidal anti-inflammatory drugs का सबसे important MCQs आता है कि इरिटेशन गैस्ट्रिक तो हमें पता ही है, ब्लीडिंग, बट इट ऑल्सो एक्सरबेट अस्थमा. तो सेंसिटिव पेशेंट जो होते हैं, लाइक केस हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं कि somebody is having that particular condition, तो नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है उनको एक्चुअली प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए. देन वी हैव लोकल एनेस्थेटिक्स लाइक ओवरडोज जो होता है, दे कैन सिंपली लीड टू सेंट्रल नर्वस जो सिस्टम है उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है. दैट इज क्वाइट हार्मफुल एंड सीरियस इशू and presenting as seizures or respiratory depression. So local anesthetics simple लगते हैं but they also affect these kind of things, which central nervous toxicity भी हो सकती है उससे, जिसकी वजह से seizures और समटाइम्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी उसमें आ सकता है. ओके. बिसफॉस्फोनेट जो है, जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म यूज जो होता है उसकी वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ हो जाता है, स्पेशली आफ्टर इन्वेजिव डेंटल प्रोसीजर्स. एंड सेडेटिव जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो करती ही है अगर वो सेंसिटिविटी उनको है बेंजोडाइजेपिन्स की. सो ये तो हमने देख लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ADR. Let's start with prevention and the management of ADR. So thorough patient history is important. Like always ask about previous drug allergies, medical conditions, or ongoing medications. That is the most important thing in preventing and managing ADR. Then start with the lowest effective dose. So that is another thing.
Just give me a sec. Then we have like start with the lowest effective dose. So, for example, when prescribing non-steroidal anti-inflammatory drugs, start with the minimal dose to मैनेज पेन इफेक्टिवली ओके देन उसके बाद में दूसरा चीज जो है वो है लाइक अवॉइडिंग नॉन रिस्क कॉम्प्लिकेशन जो भी होते हैं कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स टू पेशेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर सो दैट इज अगेन अ काउंटर इंडिकेशन या उसे ध्यान में रखना चाहिए एंड एजुकेटिंग द पेशेंट लाइक इन्फॉर्मिंग देम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स दैट कैन लेट्स से उनको पता होने चाहिए एंड एडवाइज देम टू रिपोर्ट एनी अनयूजुअल सिम्टम्स and always be prepared for the emergencies because always have a emergency kit in your clinic including adrenaline or for anaphylaxis and naloxone for the opioid overdoses okay जहाँ पे भी sedation practice होती है pediatric dentistry में so that is a very good thing to have in your emergency drug kits so ये भी अच्छा खासा टॉपिक है emergency drug kits जो होती है उसके भी सभी हमको पता होने चाहिए So that was for today. Let's say कि हम फार्मेक बूस्टर का हमने रिमेनिंग पार्ट थोड़ा सा कवर कर लिया था ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे आज एक हमारा शायद फिजियोलॉजी का बूस्टर या एनएट का भी बूस्टर हमने कुछ लेट्स से कि हमारा छूट गया था तो वी विल आल्सो ट्राई टू कवर देयर दैट थिंग जैसे हमने लिखा कि हेड नेक फेस और थोरैक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड बट वी ऑल्सो हैव फ्यू अदर टॉपिक्स ऑल्सो अपर लोअर लिम्ब भी है उसमें दैट इज क्वाइट लेट्स से इग्नोर्ड बट राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस इट एंड एवरीथिंग सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक पेल्विक गर्डल पेक्टोरल गर्डल क्लैविकल कॉकिक्स इसकी एनाटॉमी हम देखने वाले हैं फंक्शन देखने वाले हैं एंड क्लिनिकल रिलेवेंस भी देखने वाले हैं ओके सो स्टे ट्यून्ड रिसेंटली शायद कुछ एनएचएम का एक तमिलनाडु का वैकेंसी आया था डेंटल सर्जन का दैट हैज बीन पोस्टेड सो एनीबडी फ्रॉम तमिलनाडु हु इज लिसनिंग राइट नाउ दे कैन जस्ट लाइक अप्लाई वहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी एनएचएम की निकल जाती है महाराष्ट्र में शायद हम फिलहाल कुछ भी अपडेट नहीं देख रहे हैं रिगार्डिंग एमपीएससी की भी कुछ नहीं है अबाउट लाइक रिजल्ट्स एंड दैट थिंग उसका हमने अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक उसका एक चैनल क्रिएट किया है हमने एमपीएससी डेंटल ग्रुप बी एग्जाम्स रिजल्ट्स एंड इंटरव्यूज प्रिपरेशन के लिए सो यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द लिंक गिवन वहाँ पे लिंक दी गई है ग्रुप्स की भी शायद उसे फॉलोअर्स का मैं वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड द वर्ड कि मैक्सिमम लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सके so moving towards pelvic girdle. So it consists of two hip bones, os cocci, which articulate with the sacrum and femurs. Okay, and they provide support for the upper body and the attachment for the lower limbs. Okay, तो उसमें बोन कौन से होते हैं pelvic girdle में? There is ilium, there is ischium, and there is pubis. Okay, so ilium, like it has a feature like iliac crest, anterior and posterior iliac spines and greater sciatic notch. इलियम के फीचर्स कौन से है इलियक क्रेस्ट होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक स्पाइंस होते हैं ग्रेटर सियाटिक नॉच होती है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलियम सो इट्स मसल अटैचमेंट देती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस को एंड मिनिमस को ओके देन वी हैव ischium second वाला part it has ischial spine and ischial tuberosity and which also have function वो support करती है बॉडी वेट को while sitting और मसल अटैचमेंट होती है उसकी हैमस्ट्रिंग्स और लास्ट वन है प्यूबिस उसका होता है फीचर प्यूबिक सिम्फेसिस विच इज अ फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड इट फंक्शंस लाइक इसका फॉर्म होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस का तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है प्यूबिक सिम्फेसिस वाला है दैट इज अनदर एमसीक्यू जनरल ह्यूमन एनाटॉमी हमने शायद कवर किया था जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक स्केलेटल सिस्टम एक्सियल एपेंडिकुलर स्केलेटन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमने कवर किए थे उसमें
कार्टिलेज भी रहते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, बाकी के छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट लाइक दोज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। जॉइंट्स पे अच्छे खासे एमसीक्यू आ जाते हैं कभी कभी, सिंपल से होते हैं, बट इफ वी आर एक्चुअली नॉट रीडिंग दैट जनरल फार्माकोलॉजी बुक जो है छोटी वाली, सो वी विल श्योरली मिस फ्यू ऑफ द एमसीक्यूज। तो उसे भी पढ़ना चाहिए बिसाइड्स लाइक जो लार्ज वाले बुक्स है उसके साथ में। So what are the joints that are present in the pelvic girdle? So sacroiliac joint जो होता है, it's for articulation with the sacrum and it transmits weight from the spine to the pelvis. Okay. And pubic symphysis जो होता है which connects the two pubic bones anteriorly. Okay. अब उसके क्लिनिकल कोरिलेशंस देखते हैं कि फ्रैक्चर जो होता है कॉमन इन ट्रॉमा विच कैन अफेक्ट द पेल्विक ऑर्गन, सो ब्लैडर वहाँ पे होता है एंड यूरेथ्रा भी वहाँ पे होता है, एंड एक पेल्विक इनलेट एंड आउटलेट जो होता है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन लाइक फीटल पैसेज मिल जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, let's move towards like pectoral girder. So it is composed of clavicle and scapula and it connects the upper limb to the axial skeleton. Okay, so उसके बोन्स कौन कौन से हैं, जैसे हमने पेल्विक गर्डल के देख लिए थे, ठीक है, एलियम इशियम देख लिया था हमने, उसके डिफरेंट पार्ट्स, मसल अटैचमेंट्स और उसकी क्लिनिकल कोरिलेशंस। राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पेक्टोरल गर्डल। सो उसमें क्लैविकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कैपुला। ओके, सो बोन्स भी उसके लेट्स से होते हैं क्लैविकल विच इज अ एस शेप बोन and it lies horizontally. Okay, it articulates medially with the sternum, forming sternoclavicular joint, and laterally with the scapula with acromioclavicular joint. Okay, दो होते हैं medial lateral sternoclavicular joint with sternum and scapula के साथ में acromion clavicular joint. Okay, छोटा सा ही बोन है बट काफी काफी इंपॉर्टेंट है क्लैविकल। उसके ऑसिफिकेशन के रिलेटेड भी अच्छा खासा एमसीक्यू है, लाइक वो एम्ब्रोलॉजी में आ जाता है। स्कैपुला देख लेते हैं अभी। सो इट हैज स्पाइन, इट हैज एक्रोमियन, कोराकोइड प्रोसेस एंड ग्लिनॉइड कैविटी। ओके, स्कैपुला हैज acromion, coracoid process and glenoid cavity. Okay, and it has like functions के क्या होते हैं, like muscle attachments and articulation with the humerus to form the shoulder joint. Okay, अब जॉइंट्स हमने देख लिया कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, वो उसका टाइप क्या है, इट्स अ सिनोवियल सैडल जॉइंट। ओके, sternoclavicular joint is a synovial joint and it's a saddle joint. Okay, then we have acromioclavicular joint. It is again a synovial but it's a plain joint. Okay, and third one is a glenohumeral joint which is a ball and socket joint. So हमने जैसे देखा कि different like bones होते हैं, स्पेशली कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, उनके नाम भी याद रखने चाहिए बिकॉज दे ऑल्सो आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। उसके डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। एटलस एक्सिला भी अच्छा खासा एक टॉपिक है उसमें पढ़ने के लिए, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक बेसिक सिनेवियल जॉइंट्स कौन कौन से आते हैं, एंड पर्टिकुलरली टीएमजे, उसका आर्टिकुलेशन, उसके लिगामेंट्स, उसकी डेवलपमेंट और उसके डिफरेंट लाइक ट्रॉमेटिक जो भी कुछ इश्यूज होते हैं फ्रैक्चर्स में, कॉन्डेलर, सब कॉन्डेलर या पेट्रस बोन के, दैट रिगार्डिंग भी अच्छा खासा वो टॉपिक है। सो क्लैविकल का जैसे हमने फ्रैक्चर देखा है कोरिलेशन, बेसिकली इट कॉमन इन फॉल्स, जब भी फॉल होता है so typically occurs in the middle third जो clavicle, because like it's a shape bone ना, so fractures of the clavicle are mostly common, like common है वो in the middle third. Okay, shoulder dislocations भी कभी कभी होता है जिसमें glenohumeral joint होता है, वो commonly anteriorly ही dislocate होता है। ओके, अब क्लैविकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो हम उसे कवर करते हैं ज़्यादा। सो इट एक्ट एट द श्रट टू होल्ड द स्कैपुला एंड द अपर लैटरली, अपर लिम्ब लैटरली, तो वो स्कैपुला को भी ये करता है ना, अपर लिम्ब को भी वो क्या करता है, अटैच होता है। सो इट्स द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई वाया इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड लास्ट टू कंप्लीट ऑसिफिकेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट बोन जो होता है जो
इंट्रा मेम्ब्रानस ऑसिफिकेशन से ये होता है, ग्रो होता है, दैट इज क्लैविकल, एंड इट इज लास्ट वन टू कंप्लीट ऑसिफिकेशन। और सेकंड वन भी इसमें है कि सेकंड बोन टू लेट्स से कि ऑसिफाई जो होता है, उसमें भी अच्छा खासा एमसीक्यू है। अब उसकी एनाटॉमी देख लेते हैं। सो इट हैज अ sternal end which articulates with the manubrium of the sternum. Okay. So it has another end, acromyal end, which articulates with the acromion of the scapula. ठीक है. And it has a shaft which is S-shaped, providing attachments for ligaments like costoclavicular ligament. Okay. कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं कभी कभी, क्लिडोक्लाइनियल डिस्प्लाजिया, दैट इज लाइक हाइपोप्लास्टिक और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्लाविकल्स। सो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इस पे आके गए हैं क्लिडोक्लाइनियल डिस्प्लाजिया में, लेट्स से कि डिफरेंट डिसीजेस सिंड्रोम्स जो भी होते हैं उसके रिगार्डिंग भी अच्छा खासा लेट्स से एक टॉपिक पढ़ना चाहिए, लाइक टीचर कॉलिन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम्स हो गया, मार्फन सिंड्रोम हुआ, ओरल पैथोलॉजी भी काफी काफी अच्छा टॉपिक है। एंड वी आर लाइक वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लेट्स से डेली एमसीक्यू टेस्ट ना, तो उसमें शायद बेसिक साइंसेस के टॉपिक्स कुछ कम है, बट शायद उसमें डेंटल सब्जेक्ट्स जो है उसके ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे आपको। वी विल ट्राई टू जस्ट लाइक कवर बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। अभी जो फिलहाल डेली एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, फर्स्ट एंड सेकंड, लाइक दे आर पब्लिश ना, तो वो ऑलमोस्ट लाइक जब हमने प्रीवियस वन अगर आप उसको चेक करोगे, सो दे दोज आर नथिंग बट द कॉपीज। तो अगर आपने इससे पहले कभी वो ट्राई की है तो शायद आप उसको फिर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट्स इट कैन बी गिवन ओनली वंस। तो वो एक चीज़ हो सकती है, अगर आपने प्रीवियसली उसको सॉल्व किया है तो ट्राई नॉट टू गेट अनॉयड। आपको कुछ फॉलोइंग डेली एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, विच आर न्यू वन। ओके, तो कॉकिक्स भी है इंपॉर्टेंट, लाइक इट्स अ टर्मिनल पार्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम एंड इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 to 5 rudimentary vertebrae. सो इट लाइक उसका बेस होता है, अपेक्स होता है, जो बेस होता है इट आर्टिकुलेट्स विद द सैक्रम, एंड अपेक्स जो होता है वो उसका इंफीरियर एंड होता है। ओके, जस्ट लाइक ये होता है। सो इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द लिगामेंट्स, फॉर एग्जांपल सैक्रोकॉकिजियल लिगामेंट एंड डिफरेंट मसल्स लाइक कॉकिजियस। So it supports pelvic organs, and it also it's a site for the muscles and ligaments involved in the pelvic floor stability. Okay. सो बेसिक तो हमने वो शायद कर लिया। अब ब्रैकियल प्लेक्सस भी है, एक एनाटॉमी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी विल ट्राई टू जस्ट लाइक कवर दैट। सो ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है इट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल रामा ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व। सो C5 से लेके T1 तक, C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये स्पाइनल नर्व जो होती है वो फॉर्म करती है लाइक ब्रैकियल प्लेक्सस। सो वो लेट्स से कि उसके पार्ट्स होंगे कुछ, ठीक है, प्लेक्सस के। सो इट विल हैव अ रूट, इट विल हैव अ ट्रंक, इट विल हैव डिविजन्स एंड इट विल हैव कॉर्ड्स, और उसके ब्रांचेस भी होते हैं। सो रूट ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम C5 to T1। ओके, उसकी ट्रंक होती है रूट के बाद में। सो इट हैज 3 पार्ट्स, अपर, मिडल एंड लोअर, और उसके डिविजन्स होते हैं थोड़ा सा सामने जाके लाइक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और उसके कॉर्ड्स भी होते हैं, सो लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। ओके, और उसके टर्मिनल ब्रांचेस एंड होती है। तो राइट फ्रॉम द रूट्स form from the C5 T1 spinal nerves, it has like trunks, upper, middle, lower, it has 2 divisions, anterior, posterior, and it has also cords and branches. Okay, तो एक्सिला जो हमने देखा उसको भी हम देख लेते, ठीक है। सो द प्लेक्सस लाइज विद इन द एक्सिलरी शीट along with the axillary artery and axillary vein, and it is positioned near the first rib, clavicle and the upper border of the scapula. Okay, तो एक्सिलरी प्लेक्सस जो होता है उसके कॉर्ड्स हम देख लेते हैं। लैटरल कॉर्ड होता है, जैसे हमने देखा, मीडियल कॉर्ड होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड होता है। तो लैटरल कॉर्ड इज फॉर्म बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द upper and the middle trunks, while medial cord is a continuation of the anterior division of the lower trunk, while posterior cord is formed by the posterior divisions of all the 3 trunks.
ट्रंक्स। सो पोस्टीरियर वाला कॉर्ड है, इसमें सभी डिविजन जो होती है वो आती है। सो दिस इज अगेन वेरी गुड एमसीक्यू। अब उसकी टर्मिनल ब्रांचेस हम देख लेते हैं एक्सिला में। तो देर आर टोटल 5। सो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होती है, देयर इज लाइक टर्मिनल ब्रांच। एक्सिलर नर्व इज ऑल्सो टर्मिनल ब्रांच। रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व, तो ये भी सभी टर्मिनल ब्रांचेस है लाइक इन एक्सिला, वहां से वो आ जाती है। थोड़ा सा आई वोंट से लाइक डिफरेंट टॉपिक है, बट ऑलमोस्ट लाइक 14 एमसीक्यूज ओल्ड पैटर्न के हिसाब से पूछने वाले हैं। तो इट विल श्योरली कंटेन हेड नेक फेस तो रहेगा ही उसमें, टंग रहेगा, मैक्सिला मैंडिबल रहेगा, टीएफजे रहेगा, एम्ब्रियोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली जो होती है ऑसिफिकेशन के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। हिस्टोलॉजी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक एपिथेलियल क्लासिफिकेशन जो है एपिथेलियम के उसमें आ जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है? एक्सिलरी नर्व इंजुरी, सो इट कॉजेस शोल्डर, लाइक उसका कॉज क्या है एक्सिलरी नर्व इंजुरी के? सो शोल्डर डिसलोकेशन, फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमेरस, एंड उसके सिम्टम्स होते हैं वीकनेस ऑफ डेल्टॉइड एंड टेरेस माइनर, and there is a loss of sensation over the lateral shoulder, so that is a symptom of axillary nerve injury. अब लॉन्ग थोरेसिक नर्व पाल्सी भी होती है, लाइक उसके कॉजेस हो सकते हैं ट्रॉमा और मे बी सर्जरी इन द एक्सिला, और उसके सिम्टम्स होते हैं विंग्ड स्कैपुला ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटेरियर। Then we have brachial plexus injury, typically called as like herb palsy, when like upper trunk जो होती है C5-6 की जब इन्वॉल्व होती है, और उसके सिम्टम्स होते हैं वेटर स्ट्रिप डिफॉर्मिटी। जो आर्म होता है वो मीडियली रोटेट हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, प्रोनेशन भी हो जाता है। सो herb's palsy, which is a brachial plexus injury related to the upper trunk, especially C5-C6 जो होती है वहां पे, एंड उसका क्लिनिकल सिम्टम्स जो होता है हम देख सकते हैं, दैट इज arm is medially rotated, extended and pronated. So this is again a very good MCQ. अब उसके बाद थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी अच्छा खासा टॉपिक है, लाइक कॉम्प्रेशन ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस स्ट्रक्चर्स जब होते हैं एक्सिला में, तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो जाता है, और सिंपली सिम्टम्स होते हैं पेन, टिंगलिंग एंड वीकनेस इन द अपर लिम्ब। तो ये सब हमने आज कवर कर लिया है। देन अगेन लाइक नर्व्स जो है अपर लिम्ब की, दैट इज आल्सो लेट्स से क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो रेडियल नर्व हम देख लेते हैं, लाइक मे बी लाइक 2015 से लेकर 2019 और 70 तक जो मेडिकल के क्वेश्चंस पेपर रहते थे, लाइक एनाटॉमी और बेसिक साइंसेस सब्जेक्ट जितने भी होते थे, वहाँ से एमसीक्यू ज़्यादातर आते ही थे। आफ्टर दैट लाइक क्वेश्चन पैटर्न या नीट जब से आई थी नेशनल लेवल की, जहाँ पे सिंगल विंडो एंट्री थी, उसके पहले स्टेट अलग अलग एग्जाम्स लेते थे हर स्टेट, और लाइक वी हैड टू ऑप्शंस, इधर भी दे सकते थे उधर भी दे सकते थे, डिफरेंट एग्जामिनेशन डिफरेंट लेट्स से एमसीक्यूज। बट जब से वो सिंगल विंडो आई है लाइक नीट, तो उसके बाद में एचएनएफ ही ज़्यादा एनाटॉमी में पूछा जाता है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब शायद ही पूछे गए हैं। उसके बाद में थोरैक्स एब्डोमेन भी थोड़े थोड़े पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन दैट। सो मूविंग टुवर्ड, बट लाइक बीइंग अ डेंटल स्टूडेंट, लाइक इट्स वेरी गुड टू कि ये चैनल जो है सिंपली सभी के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड फाइनल बीडीएस के लिए भी है, so that's why like we are covering it like majorly. So talking about radial now, so radial nerve originates from the posterior cord of the brachial plexus, containing fibers from the C5, C6, C7, C8 and T1. So what is the course of the radial nerve? So radial nerve passes through the axilla, running along the posterior aspect of the humerus. Okay. It travels in the radial groove of the humerus, where it is accompanied by the deep brachial artery. It then exits the groove and divides into two branches, that is superciliar branch, which is sensory, and the deep branch, which is motor.
सो रेडियल नर्व जो है उसकी दो ब्रांचेस है, सुपरफिशियल विच इज सेंसरी and deep branch which is motor. So the deep branch of the radial nerve after passing through the supinator muscle becomes the posterior interosseous nerve which supplies the extensor muscles of the forearm. और मोटर ब्रांचेस जो है वो किसको सप्लाई करती है, रेडियल नर्व की. सो द रेडियल नर्व सप्लाइज मोटर फंक्शंस टू द फॉलोइंग मसल्स: ट्राइसेप ब्रैकी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, एंकोनियस ब्रैकियोरेडियालिस, extensor carpi radialis longus, extensor carpi ulnaris, sorry, extensor digitorum for the finger extension, extensor pollicis longus and brevis, and abductor pollicis longus. So 8 different muscles है जो radial nerve से motor supply लेते हैं. Which one? Tricep brachii, anconeus, brachyradialis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi ulnaris, extensor digitorum for the finger extension, extensor pollicis longus and brevis, and last one abductor pollicis longus. और sensory branches जो है simply they provide sensation to the posterior aspect of the arm and the forearm. Okay. और डॉर्सल लैटरल जो हैंड होता है, हैंड का डॉर्सल और लैटरल पार्ट excluding the area between the first and the second fingers. So this is supplied by the median nerve. So radial nerve का जो like sensation provision होता है वो आर्म एंड फोर आर्म के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है रेडियल नर्व का. और डॉर्सल जो पार्ट है अपने हैंड का उसका लैटरल जो है पार्ट डॉर्सल वाला लैटरल. ओके. सो सिर्फ उसमें फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट फिंगर्स जो है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट जो है, like they are not supplied by the radial nerve, they are supplied by the median nerve. So this is again a very good point to note. उसके बाद में हमने जैसे देखा कि इसके फंक्शंस जो होते हैं, लाइक इट कंट्रोल्स मसल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल्बो एक्सटेंशन या रिस्ट एक्सटेंशन के जो भी कुछ होते हैं. देन फिंगर एक्सटेंशन पे भी रेडियल नर्व काम करती है. सैटरडे नाइट पाल्सी भी है इसमें, विच इज रिलेटेड टू द radial nerve. So it what like exactly is the cause? So prolonged compression of the nerve, radial nerve, such as sleeping with the arm over a chair. और उसके सिम्टम्स है वीकनेस इन रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट ड्रॉप दिखता है उसमें इन सैटरडे नाइट पाल्सी, एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म ऑफ द हैंड. ओके. उसका फ्रैक्चर भी होता है रेडियल ग्रूव के पास में. सो दिस कैन लीड टू द रेडियल नर्व इंजुरी विद द सिम्टम्स ऑफ द रिस्ट ड्रॉप एंड द लॉस ऑफ ट्राइसेप फंक्शन. ओके. दैट वाज द थिंग. लेट्स से हम कंटिन्यू करने वाले हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. उसके बाद में हम अल्नर नर्व का स्टार्ट करेंगे. ओके. थोड़ा सा पॉज लेना काफी इम्पोर्टेंट होता है. जैसे कल शायद कुछ एक स्टोरी शेयर की थी, शायद पॉडकास्ट में नहीं की थी मैंने. सो इट इट वाज ऑल अबाउट लेट्स से कुछ वुड कटर जो कंटिन्यूअसली काम करते रहता है विदाउट लाइक शार्पनिंग हिज इंस्ट्रूमेंट्स टू कट द ट्रीज. सो उसका गोल होता है सिंपल कि ट्रीज कट करना, बट द लाइक ही इज नॉट इन्वॉल्व इन थिंकिंग प्रोसेस. सो काटते रहता है, काटते रहता है, काटते रहता है. ही डज अ वेरी हार्ड वर्क, बट उसको वो कभी स्मार्टली नहीं करता. धीरे धीरे सक्सेस जो होती है वो कम होती जाती है उसकी. In order to look for success, long term success, you have to actually sharpen, like you have to keep your like tools जो भी है आपको उसके sharp करने पड़ते हैं आपको in order to keep that success rate long term के लिए. शायद की थी मैंने कुछ story को share. I really loved it. So we are right now just like doing that, nothing else. So we have covered today almost let's say physiology boosters हमने cover किया, ADR. उसके बाद हमने सॉरी एनाटॉमी हमने कवर कर लिया, पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डर. एक्चुअली फिजियोलॉजी तो ऑलमोस्ट हमने खत्म ही कर दिया था, बायोकेम भी खत्म कर दिया था. एंड लेट्स से लाइक क्लॉटिंग फैक्टर्स शायद हम आज जो डेली है
उसको शायद हम क्या करेंगे अभी, लेट्स से स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉबेबली अगर हुआ पॉसिबल। Just give me a moment. So clotting factors की हमारी डेली एमसीक्यू टेस्ट है, so we will try to also cover that topic ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं केपीएससी के लिए भी और नीट एनडीएस 25 के लिए भी, they will also have some sort of like a knowledge revision just before starting that particular daily MCQ test. So so this is all about blood clotting. Okay. So coagulation, also known as clotting, is the process by which blood changes from liquid to gel, forming a blood clot. And mention उसे विकिपीडिया से मुझे करना पड़ेगा because like it's not written by me or chat gpt और books भी मैंने इसके लिए notes कुछ नहीं use किए. I'm simply just using a Wikipedia page. So thank you Wikipedia for giving such a beautiful पीडिया फॉर ऑलमोस्ट ऑल द नॉलेज जहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली कोआगुलेशन जो होता है वो ब्लड चेंज होता है वहाँ से लिक्विड टू जेल फॉर्म में. सो इट रिजल्ट्स इन hemostasis and the cessation of the blood loss from the damaged vessels followed by repair. And the process of coagulation involves activation, adhesion, and aggregation of platelets as well as deposition and maturation of fibrin. So it's very important because coagulation begins almost instantly after an injury to a endothelium that lines a blood vessel. Okay. So exposure of blood vessels to the subendothelial space initiates two processes. Okay. Changes in the platelets and the exposure of the subendothelial platelet tissue factor to coagulation factor 7, which ultimately leads to the cross-linked fibrin formation. Okay. So platelets immediately form a plug at the site of injury, and this is called as primary hemostasis. Okay. And the secondary hemostasis occurs simultaneously. There is an additional coagulation factor, beyond factor 7, which respond in a cascade to form fibrin strands, which strengthen the platelet plug. So it's a highly conserved throughout biology because in all mammals, coagulation involves both cellular components and proteinaceous component, that is platelets and the coagulation factors जो भी होते हैं वो. So the pathway in humans has been most extensively researched and is best understood. Like disorders जो भी होते हैं coagulation, they can result in different problems, na hemorrhage, bruising या thrombosis. So there are total 13 traditional clotting factors as named below, and like substances which are also like necessary for that particular coagulation. तो hemostasis जैसे हमने देख लिया कि उसके कुछ 4 मेन स्टेजेस होते हैं. सो वासोकंस्ट्रिक्शन एंड द
लेट्स से उसको वासोस्पाज्म या वस्कुलर स्पाज्म भी कहते हैं. So here it refers to the contraction of the smooth muscles in the tunica media layer of endothelium, that is blood vessel wall. So activation of platelets and the platelet plug formation. So platelet activation क्या होता है? So platelet activators such as platelet activating factor thromboxane A2 and which activate platelets in the bloodstream, leading to the attachment of the platelet जो होते हैं वो मेनर रिसेप्टर्स को. ठीक है. So platelet plug formation भी important है because adhered platelet aggregates and form a temporary plug to stop bleeding. So this process is also often called as a primary hemostasis. उसके बाद में coagulation cascade जो होता है, like it is a series of enzymatic reactions that lead to the formation of the stable blood clot. Okay. So उसमें fibrin clot formation होता है near the end of extrinsic pathway after thrombin completes conversion of fibrinogen into fibrin along with the factor 13A, that is प्लाज्मा ट्रांसग्लूटामिनेज जो होता है, जो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर का, which promotes the fibrin cross linking. So after the fibrin clot is formed, the clot retraction occurs and then clot resolution starts. And these two processes are together are called as tertiary hemostasis. Okay. So there are like both pathways, extrinsic and intrinsic factors होते हैं उसमें. That is also a very good topic to let's say. Common pathway भी होता है. Then there is fibrinolysis, that is also important. Let's talk about like calcium and phospholipids and vitamin K. So vitamin K is essential factor to the hepatic gamma glutamyl carboxylates that adds a carboxyl group to the glutamic acid residues on factor. शायद ही कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दिया गया है. I was looking for the clotting factors. Probably like this will be the end. शायद हम इसको ही cover करने वाले हैं. But after 3 to 4 hours, we will try to just like finish this very important topic. So thank you for listening. Hopefully you are enjoying everything. Daily MCQ test तो काफी लोगों ने enjoy किया है. And hopefully you are also listening to this live podcast. अगर आप नहीं होंगे live, active नहीं होंगे तो I will be just like uh, uh, publishing the yesterday episode about like pharmacology boosters. हमने ANS cover किया था and today also we have covered ANAT. PCO भी cover किया था थोड़ा सा. So that is the end. See you soon. Goodbye. And never stop reading.